हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मैं एक कहावत से शुरू करना चाहता हूँ। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। मतलब अगर आपकी कोई बेइज्जती करे तो आप मेहनत लेके अपने काम में इतना सक्सेसफुल बनो कि आपको बेइज्जती का रिएक्शन देने के लिए ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत को एक अलग ऊंचाइयों पे लाके खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा एक बहुत ही ज़बरदस्त विजनरी इंसान है और उन्होंने अपने फेलियर्स को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सक्सेस में बदला है। तो चलिए जानते हैं कुछ उनके जीवन के बारे में। रतन टाटा एक बहुत ही अमीर घर से आते हैं क्योंकि उनके फैमिली में सभी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू था। जब वे 10 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए और रतन टाटा अपने दादी नवाजबाई के साथ रहने लगे। उनकी दादी एक स्ट्रिक्ट लेडी थी और एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। क्योंकि रतन टाटा का बचपन अपनी दादी के साथ गुजरा, उनके संस्कार भी उसी तरह बने जो एथिक्स और मॉरल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। रतन टाटा ने अपनी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से की और उसके बाद आगे की पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पूरी की। हायर स्टडीज़ के लिए वे अमेरिका चले गए और 1962 को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीएस की डिग्री हासिल की। 1975 को उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी डिग्री हासिल की। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के बाद उनको आईबीएम कंपनी से जॉब ऑफर मिली थी और उन्होंने आईबीएम कंपनी ज्वाइन भी कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जेआरडी टाटा के समझाने पर उन्होंने आईबीएम कंपनी को छोड़कर अपने फैमिली बिजनेस में वापस आ गए। जेआरडी टाटा उस समय टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे और फैमिली रिलेशन में वे रतन टाटा के कजिन ग्रैंडफादर लगते थे। रतन टाटा कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि आज वे जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं वो जेआरडी टाटा की वजह से है। जेआरडी टाटा उनके बहुत ही क्लोज थे और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जेआरडी टाटा से बिजनेस के बारे में सीखी थी। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील में एज अ टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया और उसके बाद टाटा ग्रुप के अलग अलग सेक्टर में काम किया। फिर उनको 1971 में नेल्को यानी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर इंचार्ज बना दिया गया। दोस्तों, मैं बता दूं, नेल्को उस समय लॉस में चल रही थी और इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने रिफॉर्मेशन लाना शुरू कर दिया और लगभग 10 साल के अंदर उन्होंने कंपनी के सारे डेब्ट्स क्लियर कर दिए और उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदल दिया। उस समय टाटा ग्रुप के लगभग 50 से ज़्यादा कंपनीज थे, जो आज की काउंट में लगभग 100 कंपनीज हैं, लगभग सारे सेक्टर्स में। नेल्को को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने के बाद उनको वही कंपनीज मिलने लगी जो लॉस में चल रही थी। जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को पहले ही समझ लिया था कि रतन एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है टाटा ग्रुप के लिए। रतन टाटा की उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी और जेआरडी टाटा चाहते थे कि वो लगभग टाटा के सारे सेक्टर्स के बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस ले। 1991 में जेआरडी टाटा ने चेयरमैनशिप से स्टेप डाउन किया और रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए चेयरमैन बना दिए। हालांकि बोर्ड के कई मेंबर्स को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि उनका मानना था कि रतन टाटा के पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और वे इस पद के अभी काबिल नहीं हैं। पर जेआरडी टाटा का रतन टाटा के ऊपर पूरा भरोसा था और बोर्ड के मेंबर्स को उन्होंने आश्वस्त किया। रतन टाटा को शुरुआत में कई दिक्कतें झेलनी पड़ी पर उन्होंने हार न मानते हुए अपने काम में फोकस्ड रहे। रतन टाटा फ्यूचर की ज़रूरत को पहले ही जान लेते थे और नए इनोवेशन को बढ़ावा देने लगे।
उनके नेतृत्व में कई लॉस में चल रही कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में बदल गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप अपनी 66% प्रॉफिट डोनेशन में खर्च करती है, जिससे देश के गरीब लोगों को बुनियादी सहायता देती है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 1998 में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का निर्णय लिया और उन्होंने फोर्ड कंपनी से मुलाकात की। लेकिन मुलाकात के दौरान फोर्ड कंपनी ने बेइज्जती करके कहा कि अगर आपको कार बनाने ही नहीं आती है तो ऐसी चीज़ें करते ही क्यों हो, और हम ये कंपनी आपसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को इस बात से बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने डील कैंसिल की और उन्होंने डिसाइड किया कि टाटा की कोई भी कंपनी नहीं बेचेंगे। उन्होंने ठान ली कि वे बेहतरीन गाड़ी बनाकर दिखाएंगे और इसी के चलते लगभग 10 साल बाद जब फोर्ड कंपनी लॉस में चल रही थी, तभी टाटा मोटर्स ने फोर्ड कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर खरीद ली। 10 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला उन्होंने कुछ इस तरह से लिया। दोस्तों, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, और इस चीज़ को समझाने के लिए इस कहानी से बेहतर और नहीं हो सकती। उन्होंने और भी कई कंपनीज एक्वायर की है, जैसे चाय की टेटली कंपनी को टाटा टी ने खरीद ली, टाटा स्टील ने कोरस कंपनी को खरीद ली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंपनीज एक ग्लोबल बिजनेस में उभर गए और आज टाटा के बिजनेस लगभग 100 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS कंपनी आज देश के GDP में बहुत बड़ा योगदान देती है। रतन टाटा को कई अवार्ड्स मिले, जिसमें उनको भारत सरकार से 2000 साल में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा ने 2012 में जब वे 75 साल के थे, उन्होंने चेयरमैनशिप से इस्तीफा लिया और साइरस मिस्त्री को नया चेयरमैन बना दिया, जो कि टाटा फैमिली से नहीं आते हैं। ये एक बेहतर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि टैलेंट के आधार पर किसी को पद देना। पर 2016 में कुछ प्रॉब्लम की वजह से साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप के पद से हटा दिया और रतन टाटा को वापस इंटरिम चेयरमैन बना दिया। 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए चेयरमैन बना दिए। रतन टाटा आज 82 साल के हैं। देश के सारे लोग उनको एक बेहतरीन लीडर के रूप में देखते हैं और भारत को दुनिया में आगे ले जाने में उनका अहम योगदान रहा है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।